अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। शहर कायद कराची की आवाम इस वक्त दौरे अजाब में मुब्तला है। चिलचिलाती गर्मी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया बिजली की 8 से 10 घंटे तक बंदिश ने शहरियों से दिन का चैन और रात का सुकून भी छीन लिया है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि शहरियों को एक तो बिजली नहीं मिल रही और इसी ना मिलने वाली बिजली की मद में ओवर बिलिंग, जायद बिलिंग के जरिए मजीद खौफ से भी गुजारा जा रहा है। गुज़श्ता जुमे को ही इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट तकरीबन 3 रुपए का इजाफा भी किया। इस मसले का हल निकालने की बजाय इख्तिदार के वानों पर बैठे एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग और एहतजाजी मुजाहरों पर इक्तिफा किए बैठे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची के शहरियों पर नाजिल की जाने वाली ये आफत अब हर साल का रोना बन चुकी है। हर साल की तरह रवा बरस भी इस मसले की वजह से कभी फर्नेस ऑयल की किल्लत, कभी गैस की फराहमी में कमी और कभी तलब में इजाफे को करार दिया जाता है कि क्या वजह है कि कराची में जैसे ही गर्मी शुरू होती है लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है और ये हर साल यही मामला है। इस मामले पर भी एक इदारा दूसरे इदारे को मोरद इल्जाम ठहराता है और इसी रस्सा कशी का शिकार सिर्फ और सिर्फ अवाम होती है और मुसलसल हो रही है कि इलेक्ट्रिक ने एक बयान में तवील लोड शेडिंग के पीछे फर्नेस ऑयल की कमी और SSGC की जानिब से गैस की फराहमी में 50 MMC FD कमी को जिम्मेदार करार देते हुए बताया था कि इन तमाम वजूहात की बिना पर बिजली की फराहमी 3150 मेगावाट से कम होकर 2800 मेगावाट रह गई है। ताम सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड ने के इलेक्ट्रिक के दावे को झूठ करार देते हुए कहा था कि के इलेक्ट्रिक को 240 MMC FD गैस फराहम की जा रही है, जो मामूल के 190 से भी 50 MMC FD ज्यादा है। इस बयान दर बयानबाजी के बाद के इलेक्ट्रिक के सरबराह मोनस अलवी ने गुज़श्ता माह की 27 तारीख को 2 रोज बाद ही यानी 29 को इस बुरान के खत्म होने का दावा भी किया था। इंशाल्लाह संडे से मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, और इस ना वफा होने वाले वादे के बायस मुल्क की अवाम के साथ साथ सियासी जमातों और बिलखुसूस कराची के सियासी रहनुमाओं का सब्र अब जवाब देता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर सियासी जमातों और कारकुनों का एहतजाज अब मामूल बन चुका है। विफाकी दारुल हुकूमत के इत्तेहादी और विफाकी हुकूमत के साथ ही अपने ही वज़रा और अपने ही वज़ीर आज़म की रिट कायम ना रहने और बात ना सुनी जाने के गिले करते दिखाई दे रहे हैं। जब 10-10 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हैं तो फिर बिजली का इस्तेमाल भी कम हो रहा है, आपके बिल क्यों नहीं कम हो रहे? अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अगर इन बातों पर तवज्जो नहीं दी गई तो फिर हमारा फैसला ये होगा जो राब्ता कमेटी में डिस्कस हुआ है, तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम इस्लामाबाद जाकर पार्लियामेंट के सामने भी इस आवाज़ को उठाएं। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान का सबसे बदतमीज़ वज़ीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। ये पाकिस्तान के बदतमीज़ वज़रा में शुमार होता है जो कि हमारी पार्टी में है। लेकिन मैं चूँकि खुलकर बात करता हूँ, इस आदमी से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में अभी तब भी मैंने कहा, इशाइया में मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं तो नेपरा की होगी। नेपरा की नहीं तो कोई तो उसको कहे। तो उस पर उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं कराची की के इलेक्ट्रिक से और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उमर अयूब खान के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझसे कहे। तो मैं इसे ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ में ये काली भेड़ें घुसी हुई हैं जिन्हों की वजह से खान साहब को तकलीफ़ पहुँच रही है। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि उमर अयूब खान का एहतसाब किया जाए। और तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत ने तो अपने ही विफाकी वजीर उमर अयूब के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। लेकिन विफाकी वजीर की वजारत इस मसले की असल वजह बिजली की फराहमी के निज़ाम में खामियों को करार देती है। वजारत तवानाई के एक बयान के मुताबिक बदकिस्मती की बात है कि के इलेक्ट्रिक ने अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में सरमायाकारी नहीं की, जिसकी वजह से तलब यानी डिमांड उरूज पर पहुंचने के वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची के रिहायशियों के आंखों देखे हाल के मुताबिक 2005 में निष्कारी के बाद से के इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली के निजाम को सिर्फ जुगाड़ की बुनियाद पर चलाने की कोशिश की। बड़ी अहम यह बात है कि इलेक्ट्रिक ने सबसे पहले तांबे की तारें तब्दील करके चांदी की तारें लगा दी जो बिजली का लोड बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अब चांदी की तारें भी तब्दील करके कोई बंडल नामी केबल लगा दिया गया और इस बंडल केबल की आड़ में पुराने सादा मीटर तब्दील करके डिजिटल तेज रफ्तार मीटर लगा दिए गए हैं। इस खुलम खुला नाइंसाफी के बावजूद विफाक और रेगुलेटरी इदारे का किरदार खामोश तमाशाई के सिवा कुछ
कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हालात की संगीनी और शदीद मज़ामत का मुजाहरा देखते हुए बिलाखिर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी या नेपरा ने लोड शेडिंग से मुतालिक शिकायत पर नोटिस लेते हुए अवामी समात का फैसला कर लिया। नेपरा के बकौल यह अवामी समात 10 जुलाई को होगी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और शहरी शरीक होकर अपनी शिकायत बयान कर सकते हैं। इससे पहले भी नेपरा ने लोड शेडिंग और जायद बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी किए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला ताहाल हमें कोई खबर नहीं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के बकौल के इलेक्ट्रिक की इजारादारी और मनमानी के पीछे विफाक का वो मुजरिमाना सरफ नजर है जो इस इदारे को चलाने वाले अबराज ग्रुप के साथ बरता जा रहा है, क्योंकि यह ग्रुप मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग का इंतजाम करता रहा है। बिजली का बहरान है, हम कराची में बैठे हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया गया है। सबको पता है कि के इलेक्ट्रिक का मालिक कौन है, उसकी सियासी कुर्बत किसके साथ है, क्या क्या मरासिम है। इस वक्त जब कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही, बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत कोई मरहम डालती, वो बिजली के मसाइल हल करती, बिजली के निर्ख यकतरफा तौर पर सिर्फ कराची शहर में बढ़ा दिए गए। विफाकी हुकूमत आए रोज पैदा होने वाले बहरानों के पीछे माफियाज के किरदार को जिम्मेदार ठहराती है और इस अज़म का इजहार भी करती है कि वो मुल्क में मौजूद तमाम माफियाज को कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हर बहरान का मंतकी इंजाम हुकूमत की जानिब से इन्हीं माफियाज के आगे घुटने टेकने की सूरत में सामने आता है। क्या कराची में बिजली के इस बहरान और के इलेक्ट्रिक से डील करना भी विफाकी हुकूमत और बिलखुसूस विफाकी इदारों के लिए माफिया से टक्कर लेना जैसा बन गया है? और क्या इस मसले का कोई दायमी हल है भी या नहीं? और शहर कराची जो कि कायद का शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की रेवेन्यू में, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके अवाम बिजली के लिए क्यों रुल रहे हैं? इस पर मजीद बात करेंगे आमिर अहमद खान से। आमिर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा पिछले 2-3 दिनों से तो कराची के शहरी कराची के बासी बड़ी सख्त अजियत में हैं और यही वजह है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा प्रोग्राम हम इस्लामाबाद में बैठ के उनके कर्ब को महसूस कर सकते हैं। पूरा हमने के इलेक्ट्रिक जो कुछ कर रहा है वहाँ पर उसके लिए मुख्तस किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि बाकी चीज़ों पे भी बात करते हैं, लेकिन क्या के इलेक्ट्रिक एक माफिया बन चुका है? हर तरफ हम माफिया के सुन रहे हैं। क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बेबस नजर आते हैं इनके सामने? आप इत्तेहादी जुमात हैं, बार बार ये इशू उठा रहे हैं, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा और आपको पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के ऐलान तक पर मजबूर कर चुके हैं ये लोग। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम मौजू पर मुझे यहाँ लिया है इस प्रोग्राम में। मैं आपसे अर्ज़ ये करूं कि देखें, पीटीआई ने इस इलेक्शन में, जिसको वो कहते हैं, हम उसको माने ना माने वो एक अलग बात है, कि जिसमें कहते हैं कि उनके 14 MNAs यहाँ से मुंतखब हुए हैं, उनके मुंतखब नुमाइंदे ख़ुद परेशान हैं कि इस शहर कराची से वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन इसके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और के इलेक्ट्रिक एक ऐसा माफिया की सूरत इख्तियार कर गया है कि कोई भी उनसे कुछ कहता रहे, उनकी इंतज़ामिया से बात करे, कोई बात ना सुनते हैं ना उसको किसी खातिर में लाते हैं। अरबों रुपया कमा रहे हैं और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं करते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन, ना कुछ उनका उस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कोई काम, सिर्फ ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। हर सतह पर बात हुई है इनकी इंतज़ामिया से, मुतअद्दिद मरतबा हमारे MPA MNAs ने मुलाकातें की हैं, उनको यहाँ के शहरियों का कर्ब बताया है कि भाई आप यहाँ से इतना ज़्यादा बिल लेते हो, आपने पीक आवर्स लगा दिए हैं 6:30 बजे से 10:30 बजे तक, यानी अगर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है तो आप उसका बिल कई गुना ज़्यादा लेना शुरू कर देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का उसूल है? कोई भी कंपनी हो, कोई भी दारा हो, अगर उसकी कोई चीज़ ज़्यादा बिकने लगती है तो वो कीमतें कम करते हैं, ये पीक आवर्स में कीमतें बढ़ा देते हैं। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2-3 माह से पूरे शहर के अंदर जो लोड शेडिंग इन्होंने की हुई है, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, तो अब हमारी समझ में ये नहीं आता कि जब आप 10 घंटे बिजली दे ही नहीं रहे हैं तो बिल उतना कैसे आ सकता है जितना पहले आता था। जब आदमी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है तो बिल भी कम होना चाहिए, बिल कहीं कम नहीं होता और लोड शेडिंग बढ़ती चली जाती है। फिर
जो इनको यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो फर्नेस ऑयल से जो इनको यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, उस तरफ ये जाते ही नहीं है। ना जाने की वजह है क्योंकि फर्नेस ऑयल से जब ये बिजली बनाते हैं तो वो इनको पड़ती है थोड़ी सी महंगी। ये इस उम्मीद पर और इस कोशिश में लगे रहते हैं कि नेशनल ग्रिड से इनको सस्ती बिजली मिलती रहे और इनको गैस मिलती रहे, जिससे ये सस्ती बिजली बनाते रहें और अरबों रुपए कमाते रहें। कोई फिक्र नहीं है, मतलब कोई भी इदारा किसी जगह पर काम करता है तो वो कोशिश करता है कि हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ दें ताकि आवाम उसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा पैसे दे देंगे। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टी सूरत हाल है कि जो अच्छा खान साहब, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट आपने जो पॉइंट उठाए, ये तो बिल्कुल प्योरली लैक ऑफ मैनेजमेंट है, लैक ऑफ कंट्रोल है खुद के इलेक्ट्रिक का अपना। लेकिन इसका हल क्या है? क्या आप मतलब 14 लोग वहां से इक्तिदार में जो पार्टी बैठी हुई है, MNAs इलेक्ट हुए हैं, उसके अलावा आप उनके इत्तेहादी हैं, तो कराची अगर ना होता तो शायद इमरान खान आज इक्तिदार में भी ना बैठे होते। लेकिन उसका हल फिर क्या है? क्योंकि आप उनको रेड लाइन तो खींच सकते हैं कि भाई अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हमने तो अपने वोटर के पास जाना है, आपने जाना है नहीं जाना ये तो कल पता चलेगा। लेकिन MQM की तो एक तारीख रही है कि आपका तो कराची है तो आप हैं, वरना तो आपका अपना वजूद भी खतरे में है। तो इसका हल क्या है? एक रेड लाइन क्यों नहीं खींच देते कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ, हमारे अवाम का मसला है, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं बैठेंगे जिस तरह मैंगल साहब चले गए। देखें आदिल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पिछले साल भी बारिश के सीज़न में यहाँ पर इतनी बेगुनाह लोगों की अमवात हुई थी, आपको याद होगा। मासूम बच्चे उसका निशाना बने, एक बच्चे के बाजू काटने पड़ गए उस बिजली के वजह से मुतासर हुआ। बहुत बेशुमार, मतलब दर्जनों यहाँ पर लोगों की जानें चली गई इनकी बेइंतज़ामी की वजह से। अच्छा, हम इसके ऊपर हमने 12 कोशिशें की, मुज़ाहरे भी किए, धरने भी दिए, हमने वफाक से भी बात करी, के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया से भी बात करी। अभी हालिया दिनों में उमर साहब ने, जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी गवर्नर हाउस में। यहाँ पर GDA के दोस्त भी बैठे हुए थे, हम भी थे, गवर्नर साहब खुद थे। उनके सामने ये सारे मसाइल, और के इलेक्ट्रिक के भी अफसरान वहाँ मौजूद थे, इंतज़ामिया वहाँ मौजूद थी, हमने उनसे भी ये सारी बातें की। हमें हैरत हुई कि बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होती और के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को पाबंद किया जाता, उल्टा के इलेक्ट्रिक के दबाव को कबूल करते हुए ₹2.98 का पर यूनिट और इजाफा कर दिया गया। हम समझने से कासिर हैं कि भाई ऐसे वक्त में जब पहले ही शहर कराची के लोग लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से रोज़गार लोगों के पास नहीं है, बेरोज़गार हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, आप बिजली के बिलों में इजाफा करते चले जा रहे हैं। आपको ख्याल करना चाहिए था। अब शायद पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। आज भी हमने ये बात की है कि अगर फिलफौर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर हम मजबूर होंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे। हमारे MPA, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में हमारे MPA, MNA, सेनेटर सब इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर एहतजाज भी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त भी करेंगे, मुतालबा भी करेंगे कि भाई किस शहर कराची की ज़ख्मों पर मरहम रख दें। इस शहर से पूरा मुल्क चल रहा है, खुदारा इसकी तरफ ध्यान दे लें। हम आएंगे इंशाल्लाह। तो खान साहब ये बताइएगा कि देखें हर तरफ जिस तरह माफियाज की बातें हो रही हैं और बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पर भी, इत्तेहादी बशमूल के तकरीबन सारे नाराज हैं, 2 तो रूट के जा भी चुके हैं। ये कब तक ये मामला इस तरह चलता रहेगा? अगर कराची की नहीं सुने जा रही जिसके दम पर इक्तिदार कायम है, तो आगे किस तरह आप इसको चलता देख रहे हैं? अगर आप आ भी गए, यहाँ पे एहतजाज कर भी दिया, 1-2 मिनिस्टर उमर अयूब साहब आके आपको राजी वाजी करके दोबारा फ्लाइट पे सवार कर देंगे, लेकिन क्या वो वक्त आ चुका है कि आप कहें कि इनफ इज़ इनफ? आदिल, देखें, हमारे हुकूमत में रहने से या हुकूमत में निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आपके भी इल्म में है कि हुकूमत शायद उस मकाम पर है कि जहाँ उसको हमारे वोटों के बाहर निकलने से उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। हम एहतजाज ही एक जमहूरी तरीक़ा यही है कि हम पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाएं, हम आवाम तक भी जाएंगे। अगर वहाँ पर बात नहीं सुनी गई और उसका कोई हल नहीं निकला तो अगला मरहला हम अभी आवाम को इस मुश्किल हालात में, कोरोना की वबा है, गर्मी सख्त पड़ रही है, लोड शेडिंग, हम अभी नहीं चाह रहे कि आवाम को हम इसमें लेकर आएँ सड़कों पर, उनकी और मुश्किलात में इजाफा
करें। लेकिन अब हम सब तंग आ गए, आवाम का हमारे ऊपर दबाव है कि भाई आपको वोट दिए हैं तो आप उसके ऊपर कुछ काम करिए, कुछ उसके ऊपर एहतजाज कीजिए। तो हमने पहले मरहले पे यही सोचा है कि हम अगले हफ्ते जो मेंबरान हैं असम्बली के वो तमाम लोग जाकर एहतजाज करें, और अगर नहीं मसला हल होता है तो यहाँ आएंगे कराची वापस आवाम के दरमियान में, और आवाम के साथ फिर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने जाकर मुजाहरा करेंगे, धरना देंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे के इलेक्ट्रिक को कि वो समझ रहे हैं कि कराची के अवाम ये सारी परेशानियाँ भुगतते रहेंगे, उनकी ओवर बिलिंग बर्दाश्त करते रहेंगे। नहीं करेंगे, जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे, रास्ता इख्तियार करेंगे, एहतजाज करेंगे, आके बैठेंगे उनके सामने। हम भागने नहीं देंगे हम के इलेक्ट्रिक को इस तरह। ठीक, तो खान साहब ये भी आज कहा गया कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बिल्कुल रेटी नहीं रह गई जो वफाकी मामलात हैं कराची में, जी खुसूसन के इलेक्ट्रिक वगैरह, तो अगर रेटी नहीं रह गई तो फिर आप एहतजाज यहाँ पे करेंगे। तो ये भी बातें होती हैं कि शायद उसकी वजह एक बड़ी ये भी है कि कुछ ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की वजह से शायद उन्होंने फंडिंग वगैरह, इनकी इलेक्शन कैंपेन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये अगर हमारे तक पहुँच जाती हैं तो अवाम तक भी पहुँच रही हैं। तो अगर आप एहतजाज करेंगे भी तो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, हमारा ये जमहूरी हक़ है। देखें, हम तो एक अलग पार्टी हैं, एक अलग शनाख्त रखते हैं। पीटीआई के तो अपने नुमाइंदे आज कराची में बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हम जाएंगे, हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की और जिस तरफ आपने इशारा किया है, मेरा ख्याल है उसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और असल हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात है तो उसको मंज़र आम पर आना चाहिए। मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ती जा रही हैं और डिलीवरेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूँ कि सूरत हाल अच्छी नहीं है, माशी सूरत हाल ख़राब है। इसके ऊपर फौरी तौर पर कुछ एक्शन लें, के इलेक्ट्रिक के ऊपर ख़ास तौर से फौरी तौर पर एक्शन लें कि ये जो बिल्कुल मनमानी पे उतरा हुआ है ये इदारा, अगर दोबारा से ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर किसी और कंपनी को इन्वॉल्व करें, हुकूमत खुद इसको जो है टेक ओवर करे, कुछ करे। कराची के लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, उनसे डबल बिल चार्ज कर लिए जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, तरह तरह के टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं और जितने की बिजली पड़ती नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा जो है ये कराची के लोगों से वसूल करते हैं। 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और बिल जो है वो कम होने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ आपने देखा था कि अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत कितनी नीचे आ गई थी। जब पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है तो भाई आप बिजली उसी पेट्रोल से बना रहे हैं, उसी ऑयल से बना रहे हैं, आप उसकी कीमत, बिजली की भी तो कीमत कम करें। एक आना कम करने को तैयार नहीं है बिजली के बिल्स के अंदर। पेट्रोल की कीमतें आज भी पहले की बनिस्बत, यानी जब ये डॉलर्स के रेट बढ़े थे उस जिस वक्त में ऑयल के रेट 117 रुपये लीटर था, डीजल था, आज अभी भी 100 रुपये की उसमें है, तो भी कम है पहले की बनिस्बत। लेकिन जो इनको ऑयल मिल रहा है वो कम पैसों में मिल रहा है और बिजली के पैसों में, ये बिल्स में कमी करने को तैयार नहीं है। ये ज़्यादती के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा इमरान खान साहब को और उनके अपने नुमाइंदे भी इस बात पर अब परेशान हैं और इसके ऊपर उनको अब एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम आवाम के सामने जाने पर, उनके साथ जाने पर, रोड पर आने पर मजबूर होंगे। आमिर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान, जिस तरह आमिर खान साहब बड़े अहम रहनुमा हैं, अपनी पार्टी के ऐलान कर चुके हैं कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर उनके सारे इलेक्टेड MNAs MPs जो हैं वो धरना देंगे। कराची में जो कुछ हो रहा है, लोड शेडिंग से लेकर के इलेक्ट्रिक के मामला तक, और फिर कराची वापस जाके भी वहाँ पर भी अवामी एहतजाज बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार उज़ैर जान बलोच के इंकशाफात पर मबनी JIT रिपोर्ट का मामला मजीद उलझ चुका है। वफाकी वजीर अली ज़ैदी की जानिब से पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत बशमूल आसिफ अली जरदारी पर उज़ैर बलोच की मुजरिमाना सरगर्मियों की पुष्पनाई के कौमी असम्बली में जो इल्ज़ामात लगाए गए, JIT रिपोर्ट जो कि सिंध हुकूमत ने जारी की, उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने सरकारी तौर पर उज़ैर बलोच समेत निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री साने की JIT रिपोर्ट्स भी शाया की,
जिनमें इन इल्जामात का कोई तस्करा नहीं जो अली जैदी कौमी असम्बली में लगा चुके हैं। जिसके बाद आज अली जैदी ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई JIT रिपोर्ट का तस्करा किया और दावा किया कि जो JIT रिपोर्ट उनके पास मौजूद है इसमें वो तमाम इल्जामात मौजूद हैं जो वो लगा चुके हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इस JIT पर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों यानी ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो और पाकिस्तान रेंजर्स के नुमाइंदों के दस्तखत तो मौजूद हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत के मतहत पुलिस अफसरान के दस्तखत मौजूद नहीं। कल रात को उन्हीं के एक तर्जुमान नबील गबोल साहब एक चैनल पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये JIT पूरी नहीं है। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे। इस रिपोर्ट में फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं, पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यही खबर हमने गुज़श्ते रोज़ बड़ी बात में ब्रेक कर दी थी कि सिंध हुकूमत और अली जैदी के पास मौजूद JIT रिपोर्ट में फ़र्क क्या है। मेरी मालूमात के मुताबिक और जो हम अपनी स्क्रीन पर भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये वो पेपर है जो कि अली जैदी के पास, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये वही कॉपी है जो अली जैदी के पास मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो नुमाइंदे थे जो जिन्होंने JIT में हिस्सा लिया था, जो ज़र बलोच से पूछताछ कर रहे थे, उनके साइन मौजूद हैं। इस JIT के अंदर जो CTT का नुमाइंदा था और जो स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा था और सबसे बढ़ के जो चेयरमैन JIT था फ़िदा हुसैन जावरी, जो आज भी SSP वेस्ट इस वक्त तैनात है कराची के अंदर, उनके साइन मौजूद नहीं है। अली जैदी की जानिब से जो JIT मंजर आम पर लाई गई, इसमें और सिंध हुकूमत की जानिब से शाया की गई JIT में वाज़े फ़र्क है। अली जैदी की जानिब से जो रिपोर्ट सामने लाई गई उसके सफ़ा नंबर 2 पर लिखा गया है कि JIT रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिस पर तमाम मेंबरान के दस्तखत हैं, उज़ैर बलोच और उसके साथियों की मुजरिमाना कार्रवाइयों पर मुश्तमिल है और सूबाई वज़ारत दाखिला को जमा कराया जा रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा उज़ैर बलोच और सियासी रहनुमाओं के ताल्लुकात और उनकी मुजरिमाना कार्रवाइयों के बारे में है, जिसके सियासी नताइज और मजीद तफ्तीश की जरूरत के बायस इसे पब्लिक नहीं किया जा रहा और खुफिया रखा जा रहा है। इसी रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 4 पर उज़ैर बलोच के दोस्तों की फहरिस्त में पहले 6 नामों में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, अब्दुल कादिर पटेल, निसार मुराई, यूसुफ बलोच के नाम शामिल हैं, जो सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में शामिल नहीं है। और सफ़ा नंबर 7 पर तहरीर है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उवैस मुजफ्फर टप्पी, अब्दुल कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच और निसार मुराई आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर उज़ैर बलोच को असला फराम करते थे और माली इमदाद भी देते थे। इस JIT रिपोर्ट में मजीद संगीन इल्जामात भी मौजूद हैं, जिनमें सिंध पुलिस अफसरान की मदद से कत्ल की वारदातें, SHOs की तैनातियां और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से उनके कहने पर सियासी मुखालिफिन के कत्ल से लेकर सरकारी महकमों में मर्जी के लोगों की तैनातियां और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर उज़ैर बलोच के जरिए भत्ता लेने के इल्जामात भी हैं। लेकिन इन इल्जामात की तफसील में हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इस वक्त तक यह तय नहीं है कि अली जैदी जो JIT रिपोर्ट सामने लाए हैं वो कहां से आई है। अगर इस रिपोर्ट पर दस्तखत ही मौजूद नहीं तो इसे कैसे असली माना जा सकता है, और अगर ये वाकई इसी JIT का रिपोर्ट का हिस्सा है जो कि ऑलरेडी उसका एक हिस्सा जारी कर चुका है, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या अली जैदी अपने तई ऐसे किसी भी JIT रिपोर्ट को मंजर आम पर ला भी सकते हैं? और फिर इस JIT रिपोर्ट में चंद गलतियां क्यों हैं? मिसाल के तौर पर उज़ैर बलोच के दोस्तों की फहरिस्त में MPA सानिया मिर्जा का नाम मौजूद है, लेकिन इस नाम की कोई MPA नहीं बल्कि सानिया नाज नाम की MPA जरूर रही हैं जो लियारी से मुंतखब हुई और उज़ैर बलोच केस में शामिल तफ्तीश भी रही, बाद में वो मुल्क से फरार भी हुई। सिंध हुकूमत ने दावा किया कि हुकूमत अहम मामलात से तवज्जो हटाने और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए पुरानी बातें दोहरा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक JIT रिपोर्ट एक ही थी जो ना सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई बल्कि अब अवाम के सामने भी लाई जा चुकी है और इस पर तमाम JIT अराकीन के दस्तखत मौजूद हैं। अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ़ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 3 JITs बनी थी। वो भाई 3 JITs नहीं बनती, JIT एक बनती है। अली जैदी साहब ने कहा
कि पहली जीआईटी रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये जीआईटी रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है कि जीआईटी रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? यानी कि कोई उस जीआईटी रिपोर्ट को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सिंध हुकूमत ने यह वाज़ेह नहीं किया कि क्या इस जेआईटी रिपोर्ट के वाकई 2 हिस्से थे जिनमें से एक पर तमाम दस्तखत मौजूद नहीं थे, और क्या इस हिस्से की बिना पर सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में यह मौक़िफ़ अपनाया था कि वो जेआईटी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहते क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो सकते हैं। साथ ही साथ यह सवाल भी अहम है कि अगर सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान भी लिया जाए कि नामुकम्मल दस्तखत के साथ कोई जेआईटी रिपोर्ट तस्लीम नहीं की जा सकती, तो फिर निसार मुराए की जेआईटी रिपोर्ट जो सिंध हुकूमत ने शाया की उस पर भी तमाम दस्तखत मौजूद नहीं, फिर इसे कैसे दुरुस्त तस्लीम किया जाए? और सबसे बढ़कर खुद पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा नबील गबोल ये दावा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा जेआईटी रिपोर्ट नामुकम्मल है और इसमें से कुछ मालूमात निकाल दी गई हैं। काफी चीजें मिसिंग कर रही हैं इसमें। मुझे हैरानगी भी अपने इदारों पे हो रही है कि वो कैसे ऐसे मतलब जीआईटी पे सिग्नेचर करेंगे जिसमें काफी चीजें मिसिंग कर रही हैं। ठीक है, इसको टेम्पर कहें या इसको एडिट कहें, इसको सीक्रेट कहें। अहम सवालात हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है, और वफाकी वजीर अली जैदी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आज दरख्वास्त की कि वो इस मामले पर अज खुद नोटिस लें और तमाम जेआईटी अराकीन को बुलाकर इस बात की तस्दीक करें कि जो जेआईटी रिपोर्ट वो सामने लाए हैं क्या वो दुरुस्त है या गलत। 184(3) पे के सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन इस पे ले, क्योंकि लोगों का जो नाम है जो कत्ल करवाते आए, मैंने तो एक ही मिसाल पढ़ी है, भरा हुआ है, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं। मैंने आज सुबह अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, मुलाकात की है कैबिनेट से पहले, और उनको मैंने ये बता दिया था सर कि कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, और मुझे बड़ा फख्र है ऐसे इंसान पे जिसके मैं फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्या सिंध हुकूमत ने जेआईटी रिपोर्ट में रद्दबदल की? क्या अली जैदी की जानिब से जेआईटी रिपोर्ट्स के मामले के पीछे कोई और बात छुपी हुई है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, आज अली जैदी ने, वफाकी वजीर साहब हैं, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो जेआईटी रिपोर्ट सामने वो लेके आए हैं, जिस पर वो दावा तो कर रहे हैं कि ये असल जेआईटी रिपोर्ट ये है, उस पर ये भी मान रहे हैं कि पूरे सिग्नेचर्स भी नहीं है, वो मैं खोल के देख रहा था और उसमें जो लिखा गया है वो तो काफ़ी रिवीलिंग है कि शर्जील मेमन साहब को कितने कितने पैसे मिले, उज़ैर बलोच साहब से उन्होंने क्या क्या काम करवाए, फिर जरदारी साहब का और फरियाल तारपुर साहिबा का भी उसमें जिक्र है। तो ये मामला दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो जाता? अगर आप लोग कोर्ट में चले जाएं, अली जैदी साहब भी आ जाएं और वहाँ पे अदालत ये फैसला कर ले कि कौन सी जेआईटी ठीक है, कौन सी गलत है, क्योंकि अगर उनकी जेआईटी ठीक निकल आई तो वो तो पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी डैमेजिंग साबित हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। ये तफसीली मैं इस पर जवाब दूंगा, लेकिन पहले वो आप पढ़ के बताएं जो वो बता रहे हैं कि शर्जील मेमन ने कौन कौन से काम करवाए और कितने कितने पैसे मिले। वो आप पैरा पढ़ेंगे प्लीज? अली जैदी साहब की जेआईटी से पढ़ के बता दें मुझे। अच्छा, मैं इसमें शर्जील साहब आपको, ठीक है, मैं इसमें ₹50 लाख है एक्सटॉर्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मेमन कम्युनिटी का था, जिसमें 2 बहनें आपके पास आती हैं और उसमें फिर उनके भाई ने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, फिर आपने उज़ैर बलोच को बताया, उज़ैर बलोच ने वो कब्जा छुड़ाया, 50 लाख वो बहनें जो हैं उज़ैर बलोच को दे गई, जिसमें से 30 लाख आपको मिले। अगला ₹40 लाख एक्सटॉर्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ शॉप्स, जिसमें कि खारदार का कोई इलाका है जिसमें आप पर यह इल्ज़ाम है कि आपके पास एक बंदा आया जिसका शॉप का कब्जा छुड़ाना था, वो कब्जा आपने छुड़वा दिया और पैसे मिले 40 लाख उज़ैर बलोच को, जिसमें से तकरीबन हाँ जी तकरीबन आधे पैसे उसमें से भी आपको मिले। तो ये तो ऊपर से सिर्फ जो एक्सटॉर्शन मनी है या कब्जे छुड़ाने की या कब्जे करने की, ये ऊपर से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। इसमें लिखे हुए कौन कौन लोग आए? हाँ, इसमें बिल्कुल आपका यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सारी तफसील बता देता हूँ कि एक्यूज डिस्कस दैट इन द ईयर 2011
he resolved the issue of ownership between a party of Khardar, which was referred by Sharjeel Inam Memon, who was having dispute on a shop with his tenant. The accused stars the gangster Ustad Taju, who took rupees 40 lakh from both the parties, in which accused shared 20 lakh with Sharjeel Inam Memon. जो जिनके कब्जे थे या जो भी थे उनके नाम भी लिखे हुए इसमें। जी जी, इसमें जो ये JIT का सारा हिस्सा है जो अली जैदी ने आज शेयर किया है शर्जील साहब। मैं पहली बार बता दूं आपको, इस सारी जितनी भी JIT जिसका अली जैदी साहब जिक्र कर रहे हैं, झूठ का पलंदा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद जो है, जो एक्चुअल इश्यूज, और इसमें मेरे ख्याल से एक चीज में वो कामयाब हो गए कि आज आप प्रोग्राम जो है वो लोड शेडिंग पे नहीं कर रहे, आज आप बिजली के टैरिफ पे नहीं कर रहे, आज पेट्रोल की प्राइसेस पे नहीं कर रहे, आज आप प्रोग्राम जो है आटे की चोरी, चीनी की चोरी पे नहीं कर रहे। आज जो इस वक्त कोविड सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला कोविड है, रोजाना की बुनियाद पे कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको क्या ट्रीटमेंट मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिए गए उस पर प्रोग्राम नहीं कर रहे, और एक 6 साल पुरानी एक जाली दस्तावेज पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। खैर, मैं आपको कहूंगा कि ये बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। और ये अच्छा शर्जील साहब, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, आप अपना जवाब जारी रखिए। मैं आपके जवाब पे मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मेरे प्रोग्राम का आधा से ज्यादा हिस्सा 30 मिनट जो है वो के इलेक्ट्रिक पे है, और मैं कराची की बिजली की लोड शेडिंग से आज हमने लीड किया है। तो एक तो ये काइंडली रिपीट में आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट जर्नलिस्ट हूं तो इसीलिए ऑन एयर आपको जवाब भी दे दिया। ये चीजें आई हैं सामने, कोविड पे भी हमने काफी बात की है, लेकिन आप जारी रखिए, जो JIT है उसी पे स्पेसिफिक रह के बात करें। नहीं सॉरी, मैं इसमें देखिए, मैं आपको मैं टारगेट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि पूरे मुल्क का इस वक्त जो ध्यान जिस चीज में होना चाहिए उससे हटाकर हम जो है आज इस पे एक झूठे पेपरों पे कर रहे हैं जिसका ना कोई बुनियाद है और जिसकी ना कोई तस्दीक है। और आपने एक और बात कही कि जिनको कोर्टों में क्यों लेके जाते हैं, आपको भी एक चीज इल्म में होगी कि कोर्ट में क्या चीज एडमिसिबल होती है। कोर्ट में अगर किसी भी आप कोर्ट का जजमेंट या किसी गवर्नमेंट का भी कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, तो कोर्ट मांगती है ट्रू कॉपी, ठीक है, कि जी ये डॉक्यूमेंट अगर है तो इसकी कोई ट्रू कॉपी ले आए या अटेस्टेड कॉपी ले आए। इस डॉक्यूमेंट जो भी अली जैदी साहब के पास है उसको अटेस्ट किसने किया है, पहला सवाल मैं ये पूछूंगा। कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने अटेस्ट किया है इनको, ये खुद उसके ऑथर हैं JIT के, या उन्होंने खुद बैठकर PTI के कोई लोग उनके ऑथर हैं। ये डॉक्यूमेंट के सबसे पहले ऑथेंटिसिटी ये होनी चाहिए कि जी ये डॉक्यूमेंट इनके पास आया कहाँ से, उसके जो उन्होंने ये भी बोल रहे हैं जो भी इसमें चीजें जो हमारे नाम है, इसका ऑथर कौन है, पहले ये पता होना चाहिए ना हमें। और अगर कोर्ट में हम लेके जाएंगे या ये लेके जाएंगे तो कोर्ट में इनके पास क्या होगा कि जी ये कौन से डिपार्टमेंट ने कोई इशू किया, ये किसी का तो कोई स्टैंप होना चाहिए ना डिपार्टमेंट का। ठीक, अच्छा शर्जील साहब ये बताइए, चले JIT को फिलहाल अगर साइड पे भी रख दें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं फॉर एग्जांपल जिसपे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल JIT जो हमें मिली है उसमें वो सारी चीज़ें, खुसूसन जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का बार बार उसमें नाम आता है। अब मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बड़े पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर थे, जरदारी साहब के भी काफ़ी करीब थे, लियारी में जराइम पेशा गैंग्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस वक्त पार्टी की आदत क्या खामोश थी, सोई हुई थी, या पार्टी क़यादत की मर्जी से मिर्जा साहब ये सब कुछ कर रहे थे? सीरियसली, और आपके पास कितना टाइम है मेरी बात सुनने का ये मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है मेरी बात थोड़ी लंबी हो जाए अगर आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मैं काफ़ी चीज़ों से वाकिफ भी था। और जैसे कहा जाता है कि मतलब मुझे हर चीज़ का, काफ़ी चीज़ों का मुझे पता चलता था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब जिस दिन ये 27वां रोज़ा था, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कुरान शरीफ सर पे उठा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो बदीन में थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था बदीन से और मुझे बोला कि जी मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ आज। तो मैंने उससे पूछा, और सुबह के टाइम था को 6:30-7 बजे, तो मैंने उनको कहा जी आप क्यों इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं? बोले जी कि लियारी में ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और इसलिए मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। खैर मुझे उनके फ़ोन के बाद मेरी जजेस से भी गुफ्तगू हुई, उनके फैमिली में भी कुछ लोगों से शायद गुफ्तगू हुई हो या पार्टी में किसी से गुफ्तगू हुई हो, तो सबको मैंने ये कहा जी कि ये मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि जी लियारी में ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। तो मकसद तो ये क्लियर हो गया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की जो ज़ाती लाइन थी वो कुछ और थी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो पॉलिसी थी या गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी।
तो ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, उसमें कोई भी चीज जो है ना, आप काउंटर पे चेक भी कर सकते हैं, और मैं भी वो लोग रेफर कर सकता हूँ कि शायद मैंने पहला फोन उनकी वाइफ को किया था कि आपके हस्बैंड का मुझे फोन आया है और वो ये मुझे बोल रहे हैं मैं रिजिग्नेशन देने जा रहा हूँ, और जो वजह रिजिग्नेशन की बताई थी कि लियारी में ऑपरेशन शुरू हुआ है। और ये जो आप डेट एग्जैक्ट कंफर्म कर लीजिए, मुझे डेट याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है 27वां रोजा था, मुझे याद है हम सैरी करके सोए थे और 2 घंटे बाद नींद से उठे थे और इनका फोन आया था, और सुबह ये बदीन में थे मौसूफ, और बदीन से बाय रोड आ रहे थे कराची। इस बात से भी क्या आप इसको भी इनकार इससे करेंगे कि 2013 में लियारी में जो टिकट्स दिए गए थे उसकी तो वीडियोस भी आ गई हैं कि जो उम्मीदवार थे वो वहां पे उज़ैर बलोच से वफादारी का हल्फ ले रहे थे और उसके कहने पे वो सारे टिकट्स वगैरह दिए गए थे। तो एक पार्टी लीडरशिप के साथ उसका एक ताल्लुक तो था, क्योंकि फरियाल तालपुर साहिबा के साथ भी उनकी तस्वीर हैं, कायम अली शाह उस वक्त के जो सीएम साहब थे उनके साथ भी। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल हम उसे नहीं जानते थे और उनकी एक्टिविटीज से भी वाकिफ नहीं थे। ये भी आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं था? मैं कभी भी गलत बयानी नहीं करूंगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जी पीपुल्स पार्टी उसको जानती नहीं थी, या उससे कभी पीपुल्स पार्टी के क्यों डायलॉग होते थे वो भी मैं उस पर तफसील में आता हूं। पहली बात ये, आपने तस्वीर की बात की, मैं आपको ऐसी तस्वीर भी दिखा सकता हूं जो कि इनकी हमारे मारूफ क्रिकेटर हैं, हमारे नेशनल हीरो हैं, मेरे तो हीरो हैं शाहिद अफरीदी साहब, उनके साथ भी तस्वीर थी। हमारे एक मारूफ आलम दीन है, सब उनकी तारीफ करते हैं, आपने तस्वीर देखी होंगी, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनके साथ तस्वीर थी। कौन सी पाकिस्तान की या कराची की पॉलिटिकल पार्टी थी जो उनसे मिलती नहीं थी, जिनके साथ उनकी तस्वीर नहीं थी? जितनी आपको तस्वीर चाहिए मैं आपको दिखा सकता हूं, और अगर आपके पास स्क्रीन में मौजूद हो सारी आप भी दिखा दें। और अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी तस्वीर चल रही हैं। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूं कि जी पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहरे हुए लियारी में, और वो अमन कमेटी और उज़ैर बलोच के कहने पे मुजाहरे हुए। मैं ये भी आपको दिखा सकता हूं कि पीटीआई के ही पीपुल्स अमन कमेटी के लोग लंदन में मुजाहरों में शिरकत कर रहे हैं पीटीआई को, और वहां खिताब कर रहे हैं, ना सिर्फ शिरकत कर रहे हैं, वहां पीटीआई के स्लोगन के साथ खिताब कर रहे हैं। मैं आपको डेट भी बता देता हूं, आप गूगल कर लें, आपको नजर आ जाएगा। और हर पार्टी का उससे राब्ता था। अब मैं आपको पीपुल्स पार्टी का बताऊं, देखें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पीपुल्स पार्टी थी हुकूमत में, और ये आप भी समझते हैं कि कोई भी पार्टी जिसकी हुकूमत तो ये नहीं चाहती कि जी उनके अदवार में कत्ल गारत हो। उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मुझे याद है मैं रोजाना हम लोग 5 से 6 टॉक शो सिर्फ डेली करते थे कराची कत्ल गारत पर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन था। एक एक खून का जो जवाब था या जवाब था वो हमें बताना पड़ता था कि जी आज जो मर्डर हुआ है उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी ना, और हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है एक एक शहरी की प्रोटेक्शन करना। तो कोई गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि उसके अदवार में जो है वो ये चीजें। अब आपने कहा जी रवाबत के वास्ते, पीपुल्स पार्टी के एमक्यूएम के साथ भी रवाबत वास्ते थे। एमक्यूएम इनफैक्ट उन दिनों में हमारी इत्तेहादी होती थी पीपुल्स पार्टी की। एमक्यूएम जो कराची शहर में करती थी वो सबको पता है। एमक्यूएम पीएमएलएन की भी इत्तेहादी रही है, एमक्यूएम अभी पीटीआई की भी इत्तेहादी रही है। जो एमक्यूएम के ऊपर इल्जाम आते हैं वो पूरे सबको पता है। अभी मैं इल्जाम की बात कर रहा हूँ, और जो कराची में हो रहा था, आप भी अगर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह आपको भी अच्छा एक्सपोजर है, तो आप भी देख सकते हैं कराची में क्या क्या हो रहा था। तो किसी से इत्तेहाद करना या किसी से अलायंस बनाना या किसी के साथ वो चीज करना, वो तो सेपरेट बात। अब आ जाए अमन कमेटी की बात पर हो रही थी। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी मीटिंग का हिस्सा रहा हूं अपनी गवर्नमेंट और अपनी पार्टी की तरफ से, जिसमें डिसीजन मेकिंग होती थी। डिसीजन मेकिंग सिर्फ ये थी, पर्पज ये था कि जी हमें पूरे कराची में अमन करना है, इंक्लूडिंग लियारी में। और लियारी में अमन करने के लिए डेफिनेटली वहां पे इन लोगों का वहां होल्ड था। वहां पे अगर आप जाते भी थे तो जाना इतना आसान नहीं था। हमारे उस वक्त के सिटिंग मिनिस्टर थे रफीक इंजीनियर मरहूम साहब, वो लियारी से इलेक्ट हुए, लियारी में वो रहते थे, और एक दिन ऐसे हालात आ गए कि उनको अपना लियारी छोड़ना पड़ा। सिटिंग मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, और लियारी छोड़ के सीएम हाउस के पीछे सरकारी मकान पे वो आके शिफ्ट हुए थे, क्योंकि वो वहां पे इनसिक्योर थे। जब रफीक इंजीनियर साहब की डेथ हुई तो उसका जनाजा हमने किस तरह पढ़वाया है और किस तरह चीजें की हैं वो भी हमें पता है। लियारी में ही करवाया, लेकिन किस कंडीशन में कराया, कितने हमने फोर्सेस वहां मंगाने पड़े ताकि उनका जनाजा पीसफुली हो सके। वही रफीक इंजीनियर साहब मरहूम जो है लियारी में जा नहीं सकते थे, क्योंकि होल्ड पूरा गैंगस्टर्स का था। देखिए आज हम लोग हर तरीके से कोशिश ये की जाती है कि हम लोगों से डायलॉग करके किसी को डिसार्म करें या एक्शन करके डिसार्म करें। पीपुल्स पार्टी के दौर में 2-3 दफा एक्शन लियारी में हुआ है। उन दिनों में मैं आपको सारी चीजों क्लिप्स रिकॉर्ड भेज सकता हूं। जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था
आप रिकॉर्ड निकालें प्लीज अपने आर्काइव से। सबसे ज्यादा एक्शन या ऑपरेशन के जो दौरानिया था या जितनी दफा जो डेली एवरी डे या नाइट बेसिस पे जो कार्रवाई होती थी वो लियारी में होती थी। अगर पीपुल्स पार्टी की बदनीयती होती तो लियारी में वो कार्रवाइयां होती नहीं, या लियारी उस वक्त, मैं आज की बात नहीं कर रहा, उस वक्त लियारी इतना असले से पाक होता नहीं। उसमें गवर्नमेंट की पूरी विल थी। चौधरी असलम साहब वाला जो ऑपरेशन हुआ था उसके दौर में हुआ था, वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी नहीं आई थी, प्योरली पीपुल्स पार्टी के दौर में हुआ था। और मकसद यही था कि जी हमें लियारी के लोगों को डिसार्म करना है, और इन अदर वर्ड्स हम चाहते थे कि जी कि इनको किसी तरीके से बोले जी आप हथियारों को छोड़ें। आपको अगर पॉलिटिक्स का भी शौक, क्योंकि पीपुल्स वुमेन कमेटी की उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उन्होंने कहा हम इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट करेंगे, सब चीजें करेंगे, तो उनको मकसद ये था कि जी आप हथियारों को छोड़ें, आप उस चीज के लिए। बाकी कोई एक शख्स भी मेरी पीपुल्स पार्टी की किसी भी एक लीडरशिप ने या किसी भी वर्कर ने ना किसी के कत्ल गारत में मुलव्वस है। ये भक्तों वाले आपने जो स्टोरी बताई कि जी 40 लाख 20 लाख, ऑल मैं कहता हूं कि सारे फैब्रिकेटेड स्टोरी है। ना हमने कभी जिंदगी में, हमने मतलब लोगों की हेल्प के लिए बिल्कुल 10 दफा कांटेक्ट किए होंगे कि जी हमें किसी की कंप्लेंट आ रही है जी कि लियारी में किसी के साथ रॉबरी हो गई है, किसी की कोई गाड़ी छिन गई है, किसी की कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसके लिए उनसे हमने कांटेक्ट जरूर एज ए गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि यार इनके मसले रिजॉल्व हो। लेकिन कोई एक क्रिमिनल अगर पालने होते पीपुल्स पार्टी को या यही कत्ल गारत करनी होती तो सिर्फ लियारी में क्यों करते, पूरे कराची में नहीं करते, पूरे सिंध में नहीं करते। पूरे सिंध में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, और कौन से इलाके में पीपुल्स पार्टी ने जो वो करवाए, वो इस तरह की कार्रवाइयां करवाई हैं। और अगर पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी खुदा ना खासा कत्ल गारत की थी तो सिर्फ लियारी के लिए थी। और आप इसकी हिस्ट्री में जाएं कि लियारी में ये गैंग्स कब से पैदा हुए। ये रहमान डकैत वगैरह जो मारे गए पीपुल्स पार्टी के अखबार में मारे गए, और रहमान डकैत का ये ग्रुप कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था वो भी आप रिकॉर्ड में चेक कर लें प्लीज। शर्जील इनाम मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कि शाहजैन बुख्ती को 67 करोड़ रुपए की अदायगी OGDCL ने की। उस पर काफ़ी सारे सवालात उठे, हुकूमत पर क्वेश्चन मार्क लगे कि आपने अपने एक इत्तेहादी को मनाने के लिए इतने पैसे कैसे दे दिए। इस मामले पर कुछ अहम मालूमात हमारे पास हैं। एक ब्रेक के बाद तफसीली बात उस पर। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता कई दिनों से खबर गर्दिश में है कि शाहजैन बुख्ती, जो कि जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उन्हें हुकूमत के ज़रिए OGDCL से जो है तकरीबन कोई 67 करोड़ रुपए दिलवाए गए, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की बजट में हिमायत वगैरह की है। किस्सा उसका थोड़ा सा ये है, थोड़ी सी हमने उस पर तहकीक की है। 1995 में इनके जो दादा थे शाहजैन बुख्ती के, नवाब अकबर बुख्ती, उनके साथ एक मुआहिदा गैस फील्ड के इस्तेमाल के लिए किया गया और उनसे 730 एकड़ ज़मीन हासिल की गई, और बाद में सिक्योरिटी के लिए मजीद अराजी लीज पर दी गई, जो तकरीबन 4300 एकड़ बनती है, जिनसे नवाब अकबर बुख्ती और उनके ख़ानदान की 3200 एकड़ ज़मीन शामिल है। लेकिन इस ज़मीन की लीज की अदायगी का मामला अदालतों में साल साल चलता रहा। 2 दफा इससे पहले ऐसे हो चुका है कि बुख्ती खानदान जो है वो अदालत में गया इस लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस पर, और OGDCL को उनको अदायगी करनी पड़ती। और आज से कुछ दिनों पहले भी इस नई लीज के जो रकम का मामला था उस पर शाहजैन बुख्ती एक दफा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया, बतौर इत्तेहादी उनके मुतालबात पूरे किए जाएं। और ये वो दिन थे जब सरदार अख्तर मैंगल हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो चुके थे, हुकूमत ने बजट मंजूर करना था। इसीलिए इन अफवाहों में थोड़ी बहुत उसमें थोड़ा बहुत वजन नजर आया कि शायद शाहजैन बुख्ती के लिए हुकूमत ने OGDCL से उन पर प्रेशर वगैरह डाला है कि आप इनको ये अदायगी कर दें। हमारा एक मुतालबा माना गया, आपका एक मुतालबा माना गया जिसमें जाती तौर पे आपको फायदा हुआ, और उसके बाद आपने वोट डाल दिया। इस पे किस तरह इंप्रेशन नहीं पड़ता? फिर अगर ये चीज बजट से पहले होती तो मैं वो कहता कि जी आपने मेरी बजट के बाद 48 घंटे में हो गई। आप मेरी बात सुन लें। 29 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और जमहूरी वतन पार्टी का मुआहिदा दस्तखत हुआ है, जिसमें न तो इस चीज का जिक्र है, ठीक है, चार्टर ऑफ डिमांड अगर होता तो ये, लेकिन अभी और तो कोई डिमांड पूरी नहीं हुई ना। आप जितनी अब 5-6 दिन पहले में की उसमें से तो कोई डिमांड पूरी नहीं हुई आपकी। आप बजा फरमा रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान से जब हमारी मुलाकात हुई, मैं डिनर पे नहीं जा रहा था, उस पे वजीर आजम साहब ने ये कहा। कितनी देर की मुलाकात हुई थी आपकी? कितनी देर की मुलाकात थी? हमारी कोई तकरीबन आधा घंटा। आप अकेले थे? 1-on-1 थी? नहीं, मैं था उसमें, परवेज खटक साहब थे उसमें,
बाकी वज़रा सारे साथ बैठे हुए ये केस बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ, ये मसला आपका था, ये डिस्कस नहीं हमारी डिस्कशन हमारे बाकी मौजूओं पे हुई, इस पे हुई नहीं। मेन केस हमारा बुगटी IDPs जिसकी हमारी कल नहीं, मैं आपसे एक कैटेगोरिकल सवाल कर रहा हूँ, ये केस आपने से डिस्कस नहीं किया? ये तो पुराना है। क्या जब आप चले एक और सवाल, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब आपकी नेगोशिएशन चल रही थी खट्टक साहब से बाकियों से, क्या उन नेगोशिएशंस में कभी ये केस डिस्कस हुआ? ये कोई साल और 1.5 साल पहले हुआ था। नहीं, अब ये पिछले 10-15 दिनों में इस पे तो देखिए कमेटी की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इसकी डेट्स क्या हैं, ये आपकी पुरानी है, ये तो आपकी 4 महीने पहले की, 4 महीने पहले बजट। अभी ये केस आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अनरिलेटेड चीज है, ये तो पुरानी है ना जी, पुरानी 2 दफा, एक दफा कमेटी महीना पहले की, एक दफा 3 माह पहले की। अब मामला ये है कि शाहजैन बुगटी ने 4 दिन पहले OGDCL के खिलाफ अपना मुकदमा भी वापस ले लिया है। इस ज़मीन की अदायगी भी ऐसी उनको कर दी गई है जो गैस फील्ड के ज़ेर इस्तेमाल ही नहीं रही। इस खबर के बाद डेरा बुगटी से गुलाम मोहम्मद नामी शख्स ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि शाहजैन बुगटी उनकी ज़मीन जो है अपने नाम मुंतकिल करवाकर OGDCL से नया मुआहदा जो है वो करना चाह रहे हैं और इस पर नोटिस लिया जाए। फिर सरफराज बुगटी साहब जो कि बुगटी ट्राइब से हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने भी इस बारे में आवाज़ उठाई। अब लेकिन इस मामले में थोड़े से इंकशाफात हमारे सामने आए हैं। OGDCL के मुताबिक 2016 में OGDCL ने गैस फील्ड के ज़ेर इस्तेमाल जो अराजी थी उसके असर नो तयन करने की, उसकी पैमाइश की कोशिश की कि क्या गैस फील्ड को इतनी ज़मीन की ज़रूरत है भी या नहीं, और फिर कुछ ज़मीन पर उन्होंने लीज ख़त्म करने के नोटिस भी जारी किए और उसकी अदायगी भी रोक दी गई, जिसमें शाहजैन बुगटी की ज़मीन भी शामिल थी। लेकिन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से कुछ खदशात का इजहार किया गया जिसके बायस ये डी नोटिफाई ये ज़मीन नहीं की जा सकी और इस दौरान जो लीज थी, पुराना मुआहदा था, वो ख़त्म हो चुका था 2018 में और उसके बाद जितने भी OGDCL ने इन ज़मीन के मालिकान को अदायगी करनी थी वो भी रुकी हुई थी, जिस पर शाहजैन बुगटी ने भी हुकूमत से शिकायत की, बाकी मालिकान ने भी हुकूमत से शिकायत की। अब मामला ये है कि 2019 और 2020 में 3 बार जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान की मदद से इस बात का तयन करने की कोशिश की गई कि गैस फील्ड के ज़ेर इस्तेमाल कितनी ज़मीन है, जिसके नतीजे में तकरीबन 27,000 एकड़ गैस फील्ड और उसकी सिक्योरिटी की ज़ेर इस्तेमाल बताई गई। लेकिन इस नतीजे से OGDCL मुत्तफिक नहीं थी, इसलिए तय किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान की मदद से एक नया सर्वे किया जाएगा और तब तक 4,300 एकड़ ज़मीन के नए मुआहदे किए जाएंगे और पुरानी अदायगियाँ की जाएंगी। अब मामला यहाँ पर यह है कि शाहजैन बुगटी को अगर OGDCL ये रकम की अदायगी ना करता तो उससे पहले भी 2 दफ़ा वो अदालत में जा चुके थे और उनकी अदायगी कर दी गई थी, तो इस दफ़ा भी ज़्यादा इम्कानात यही थे कि अदालत उनके हक़ में जो है वो फ़ैसला करता और OGDCL को ये रकम हर सूरत अदा करनी पड़ती। तो अब अगर अदा कर दिया गया तो इसको शायद हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की निगाह से भी देखें, लेकिन असल जो मामला है वो जूं का तू मौजूद है कि जो ज़मीन की पैमाइश है वो जिस तरह से OGDCL कह रहा है और उस पर काफ़ी प्रेशर भी डाला गया, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं किया और वो इसी बात पर इसरार कर रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको जो है वो ऑन बोर्ड लेकर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ज़मीन जो कि लीज़ की ज़मीन है जिस पर तकरीबन अरबों रुपए अब तक शाहजैन बुगटी, उनकी फैमिली और उसके अलावा बाकी मालिकान को भी ज़मीन के अदा किए जा चुके हैं, उसकी असर नो पैमाइश की जाए। अगर वो ज़मीन कम निकलती है और इस फैमिली को, शाहजैन बुगटी को फैमिली को ज़्यादा पेमेंट मिली है तो ये भी यकीनी बनाया जाए कि उनसे ये पैसे जो हैं वो वापस लिया जाएँ। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा।